हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का RDX GS गुरु में। हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। उसमें आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, गुलाम वंश। हमने आज एक लेक्चर अपना कल कंप्लीट कर लिया, जिसमें क्या था कि मुस्लिम आक्रमण, भारत पे मुस्लिम आक्रमण पड़ा था। और आज शुरू करेंगे गुलाम वंश, यानी उसका अन्य नाम था ममलूक वंश। तो पहला क्वेश्चन है उसका, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के साथ आया था और ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इसने 1206 ईस्वी में, जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है, तो 1206 में यह जो है लाहौर का सुल्तान बन जाता है और अपने आप को सुल्तान बना देता है। हैं, और इसी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही ममलूक वंश यानी गुलाम वंश की स्थापना की, है ना। जितने भी इसके वंश में जो आगे सुल्तान आए, उनको सबको गुलाम के नाम से जाना जाता है, गुलाम वंश ही जाना गया। तो पहला ऑप्शन हो गया डी इसका आंसर है। ठीक है, चलो अगला। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श, लाख बख्श मतलब लाख उपहार देने वाला, लाखों का उपहार देने वाला, तो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में फरिश्ता ने लिखा है, यदि किसी व्यक्ति की दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे उस युग का ऐबक पुकारते थे। लोग उसको उस युग का ऐबक पुकारते थे। एक उपाधि कुरान खां की भी इसको दी गई थी। ऐबक को साहित्य से बहुत अनुराग था, यानी प्रेम था। स्थापना या स्थापत्य कला में भी रुचि थी। तो उसने जो है, ऐबक ने दिल्ली में कुब्बल उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया और अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा, इन 2.5 दिन का झोंपड़ा, ये भी अजमेर में मस्जिद थी, इनका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। कौन सा? कुब्बत उल इस्लाम दिल्ली में, 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में। ठीक है, तो ऑप्शन डी। अगला, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया है? तो इनमें से किसने? देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिया, इल्तुतमिश ने भी उसमें कुछ पार्टिसिपेट किया था, कुछ पैसे लगाए थे और काम करवाया था, और फिरोज शाह तुगलक ने। लेकिन सी, गयासुद्दीन तुगलक का इसमें कोई रोल नहीं था। देखो, इन दोनों तक कुतुबुद्दीन ऐबक काम चल करा रहा था, लेकिन ये मर जाता है। फिर उसके बाद उस काम को आगे कंटिन्यू कराता है इल्तुतमिश। लेकिन क्या होता है, फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे इसकी चौथी मंजिल गिर जाती है, टूट जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है। और फिर चौथी और पांचवी मंजिल, यानी 2 मंजिलों का निर्माण फिर फिरोज शाह तुगलक कराता है। तो इसलिए ऑप्शन सी जो है ना, गयासुद्दीन तुगलक, इससे संबंधित नहीं है। अगला देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो राजधानी थी लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर में। क्या कारण था? कुतुबुद्दीन ऐबक को उसका जो है ना, मोहम्मद गौरी का जो उत्तराधिकारी थी, यलदौज कुबाजा की तरफ से खतरा था, और नसरुद्दीन की तरफ से खतरा। दो लोग थे, नसरुद्दीन और कुबाचा की तरफ से खतरा था। इसलिए वो कभी भी दिल्ली की तरफ आया ही नहीं। तो इसलिए उसने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई। यलदौज की तरफ से जो खतरा बना रहा था, उसने क्या किया, यलदौज के साथ अपनी बहन की शादी कर दी, तो वो खतरा तो उसने टाल दिया। लेकिन ये जो दूसरा था नसरुद्दीन, उससे खतरा बना रहा, इसलिए वो अपना दिल्ली में, लाहौर में ही शासन करता रहा जितने दिन किया, दिल्ली की तरफ आया ही नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन ए। अगला, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो कैसे हुई थी? वो जो है, चौगान, जो आज का पोलो है ना, उस टाइप का गेम खेल रहा था, घोड़े से गिर के उसकी मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला देखते हैं, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी, दिल्ली को राजधानी किसने बनाया और नियमित सिक्के जारी किए? तो कौन था भैया? ये था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ऐसा राजा था, ऐसा सुल्तान था जिसने नियमित सिक्के जारी किए थे। किसके? सिक्के जो है, कोई भी धातु के नियमित सिक्के, कंटिन्यू सिक्के। और उसने राजधानी पहली बार दिल्ली स्थानांतरित की थी। दोनों ही बात इसके बारे में है। ठीक है, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? देखो, ये भी इल्तुतमिश है, क्योंकि इसने अपनी जो है ना सुल्तान पद को, जो खलीफा था ना, तुर्की खलीफा, उससे जो है स्वीकृत कराया था। इसलिए इसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है, क्योंकि इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक था, वो गुलाम बन के ही शासन करता है, वो शासक नहीं बनता है। ठीक है, तो इसलिए बी ऑप्शन सही है। अगला, गुलाम का गुलाम किसे कहते हैं? तो इसको कहते हैं इल्तुतमिश को, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था और ये इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इसलिए इसे गुलामों का गुलाम कहते हैं। ठीक। अगला, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? कौन थी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासिका। इसका शासन है कब से कब तक? इसका 1236 से लेकर 1240 तक। देखो, 1206 से लेकर 10 तक तो शासन करता है कुतुबुद्दीन ऐबक, 10 से लेकर 36 तक करता है इसका गुलाम इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया, 36 से 40 तक ये शासन करती है। और ये तुर्की जो है इसके खिलाफ प्लान करके इसको हटा देते हैं, उसको मरवा भी देते हैं साथ में, है ना, कुछ दिन बाद। इसलिए फिर इसका जो है शासन नहीं चल पाता, 40 तक ही चलता है, 1240 तक। तो
ए ऑप्शन सही है। अगला, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? तो इनमें से इल्तुतमिश के काल में। कब आया है वो? 1221-22 करीब आया है। तो देखो 1210 से लेकर 36 तक तो इसका शासनकाल है, किसका? इल्तुतमिश का। चंगेज खां कब आया था? 1221, 20-21 करीब, 21-22 जब भी आया है इसी टाइम पे आया है। तो ये इल्तुतमिश के समय पे इधर आता है। कहाँ? दिल्ली की तरफ, उत्तर पश्चिमी सीमा को पार करके दिल्ली की तरफ आ रहा, दिल्ली में शासन कर रहा था ना इल्तुतमिश, वहाँ आता है। वह मंगरानी की सहायता न करे, मतलब क्या हो? देखो जलालुद्दीन मंगरानी सिंधु घाटी पे पहुँचना चाहता था, लेकिन उसी टाइम पे ये जो है चंगेज बोल देता है इल्तुतमिश को कि आप मंगरानी की सहायता मत करो, और वो इल्तुतमिश सहायता भी नहीं करता, और मंगरानी 1224 में हार जाता है। किससे? ये चला जाता है यहाँ से राजधानी छोड़ के। तो ये है ऑप्शन बी। अगला, चंगेज खान का पूरा नाम क्या था? तेमुचिन था। क्या था? तेमुचिन। चंगेज खान का पूरा नाम तेमुचिन था या तेमुजिन था, है ना। चलो अगला, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? बिहार में तो किसको? मलिक जानी को। मलिक जानी को इल्तुतमिश ने अपना बिहार में सूबेदार नियुक्त किया था। अगला, रजिया बेगम का सत्याच्युत यानी पद से हटाने में किसका हाथ था? किन लोगों ने हटाया था रजिया को? तो अभी रजिया को किसने हटाया था? तो अभी पढ़े थे हम लोग, तुर्कों का। तुर्कों का प्लानिंग थी कि इसको हटा दें, और तुर्कों ने ही प्लान करके मलिक अल्तुनिया के नेतृत्व में इसके खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया था, इसको पद से हटा दिया था 1240 में। ठीक है। अगला, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो गयासुद्दीन बलबन। बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। देखो बलबन जो है 1266 से 1287 तक सुल्तान के रूप में काम करता है, और उसे उलुग खां के नाम से भी जाना जाता है। वास्तविक नाम उसका बहाउद्दीन बहाउद्दीन था उसका, है। इल्तुतमिश की भांति वह भी इलबरी तुर्क था, इलबरी तुर्क था वो। और एक नवीन राजवंशी बलवनी वंश की उसने नींव रखी। बलबन ने किसने? बलवनी वंश की नींव बलबन ने रखी थी। ठीक है, तो गयासुद्दीन उसका नाम था। अगला, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई? तो किसने? बलबन ने। बलबन ने रक्त और लौह की नीति। बलबन क्या है? वो राज्य के दैवीय सिद्धांत में विश्वास रखता था। वो बोलता था कि जो ये सुल्तान है ये ईश्वर के बाद दूसरा है, इसके जो है ये निरंकुश है। एक तो बोलता था कि सुल्तान का पद ईश्वर के बाद दूसरी सत्ता है, और दूसरा इसका पद जो है निरंकुश है, जो चाहे वो करे, है ना। ये उसकी मान्यता थी। सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि यानी नियामत खुदाई है, ऐसे बोलता था, नियामत खुदाई यानी स्थान पैगंबर के बाद है। अगला देखते हैं, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, उसमें से कथन कारण है भैया, तो बताओ। बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित की। बिल्कुल सही है, बनाया था, ये बात तो है। वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमणकारी से सुरक्षित करना चाहता था, इसलिए किया था? नहीं भैया, बात तो ये भी सही है, करना चाहता था, लेकिन सत्ता इसलिए उसने मजबूत नहीं की थी क्योंकि वो लंबा और निरंकुश था। निरंकुश शासन करना चाहता था, लंबा शासन करना चाहता था, जो चाहे वो करना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा किया था। ठीक है, ए और आर दोनों ही सही है, लेकिन आर जो है ना, ए का सही व्याख्या नहीं है, ये है रहेगा बी ऑप्शन। अगला, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज चलाया था? किसने चलाया था? तो ये भैया बलबन ने चलाया था। बलबन ने और भी प्रथाएं चलाई थी, तो त्यौहार चलाया नौरोज, फारसी त्यौहार था ये। दूसरा क्या है, उसने एक और प्रथा चलाई, सिजदा। सिजदा में क्या था? भूमि पर लेटकर सुल्तान का अभिवादन करते थे लंबा पढ़ के। और एक था पैबोस, सुल्तान के चरणों को चूमते थे उसमें, पैबोस में। तो ये भी रीतियाँ उसने चलाई। और प्रतिवर्ष एक फारसी त्यौहार चलाया नौरोज, इसको बड़ी शान शौकत से मनाया करता था, उसमें शामिल हुआ करता था खुद भी। ठीक है, और ये सिजदा और पैबोस का भी याद रखना, ये भी चलाई उसने ही। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है इनमें से? ठीक है, तो देखो, उसने नियामत खुदाई सिद्धांत प्रतिपादन किया, बिल्कुल सही है ना, अभी तो हम पढ़े। उसने इक्तादारी व्यवस्था आरंभ की, इक्तादारी। चलो देखते हैं, उसने तुर्कान चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया, बिल्कुल कर दिया था। उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया, ये भी किया, बिल्कुल सही है। ये बी ऑप्शन ही सही नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया उसने जो है ये जो है ना, ये इक्तादारी व्यवस्था कुतुबुद्दीन ऐबक ने चलाई थी। इक्तादारी व्यवस्था बलबन नहीं बल्कि इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं, इल्तुतमिश ने इक्तादारी व्यवस्था चलाई थी, और उसने बंगाल के विद्रोह को भी रोका था। और भैया इल्तुतमिश द्वारा तुर्कान चहलगानी का भी गठन किया गया था, जिसको इसने बलबन ने समाप्त किया था। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। निम्न के सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेखों में खलीफा का सहायक किसने लिखवाया था? तो ये लिखवाया भैया बलबन ने। बलबन ने गढ़मुक्तेश्वर, यूपी में पड़ता है, वहाँ की मस्जिद पर लिखवाया खलीफा का सहायक। तो ये हमारा आज का लेक्चर हो गया, आशा है आप लोगों को पसंद आएगा।
आप लोग इसको शेयर करिए, लोगों को बताइए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबा लीजिए, ठीक है। और आगे आप लोग ऐसे ही वीडियो लेते जाइए, मैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देता जाऊँगा, ठीक है। आप लोग बस शेयर करते जाइए इसको। ओके ओके, थैंक यू सो मच।